नमस्कार, स्वागत है आपका आरएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी रादौर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग लेक को लेकर हुए करार पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए केंद्र पर डील करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान की जमीन चीन को पकड़ाई है, यह सच्चाई है। बता दें कि इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया था कि भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी गतिरोध खत्म हो गया है और दोनों देशों की सेनाएं अपनी पुरानी स्थिति में लौटेंगी। बता दें कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री मोदी को डरपोक भी कह दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री डरपोक है, जो चीन के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। बता दें वो हमारी सेना के जवानों के बलिदान पर थूक रहे हैं, वो सेना के बलिदान को धोखा दे रहे हैं। भारत में किसी को भी ऐसा करने की मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। तो राहुल गांधी ने तमाम अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री को डरपोक तक कह दिया। आपको बता दें ये भी कहा कि चीन के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते प्रधानमंत्री मोदी। लगातार एलएसी पर हुए गतिरोध को देखते हुए लगातार जो है सियासत की जा रही है। तो भारत और चीन के बीच पैंगोंग लेक को लेकर जो है करार हुआ है, जिसको देखते हुए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जो है पार्लियामेंट में पूरा बयान दिया और कहा कि पहले वाली स्थिति जो अप्रैल 2020 में थी वो बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है केंद्र पर डील करने का आरोप लगाया है। तो भारत और चीन के बीच पैंगोंग लेक को लेकर करार हुआ है और इसकी जानकारी खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है पार्लियामेंट में दी। लेकिन राहुल गांधी ने जो है केंद्र पर हमला बोला और कहा कि केंद्र ने जो है डील की है और जिस तरह की सिचुएशन जो थी वो फिलहाल बनी हुई है। लेकिन राहुल गांधी का आरोप है कि भारत की सेना जो है फिंगर 4 से फिंगर 3 तक क्यों आई। क्या भारत ने जो है अपनी 1 इंच जमीन जो है वो चीन को दे दी है। तो लगातार भारत और चीन के बीच हुए पैंगोंग लेक के करार को लेकर सियासत की जा रही है। आपको बता दें लगातार राहुल गांधी जो है केंद्र पर हमलावर हो रहे हैं और केंद्र पर डील करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। तो राहुल गांधी कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं और लगातार हर मौके पर केंद्र को घेरने का काम करते हैं। ऐसे में चीन के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी खड़े नहीं हो सकते हैं, ऐसा कहना राहुल गांधी का है, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो हमारी सेना के जवानों के बलिदान पर थूक रहे हैं और बहुत ही अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और ये भी कहा गया, आपको बता दें लगातार हिंदुस्तान और चीन के बीच पैंगोंग लेक को लेकर जो करार हुआ है उसको देखते हुए लगातार विपक्ष हमलावर है। आपको बता दें पूरी सियासत जो है 15 जून 2020 में हुए घमासान के बाद से शुरू हो चुकी है। ऐसे में केंद्र पर डील करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि पैंगोंग को लेकर हुई करार में जीत हमारी नहीं बल्कि चीन की हुई है और हमारी सेना पीछे हटी है और प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के सामने अपना मत्था टेक दिया और देश का सर भी झुका दिया है, ऐसा कहना राहुल गांधी का है। लगातार राहुल गांधी हमलावर होते जा रहे हैं और जिस तरीके से हिंदुस्तान और चीन के बीच में पैंगोंग लेक को लेकर करार हुआ है उसी को देखते हुए राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल खड़े किए और साथ ही साथ ट्वीट भी किया और तमाम सवाल अपने ट्वीट के जरिए आगे रखे हैं। आपको बता दें लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जो है राज्यसभा में कहा कि पूर्वी लद्दाख में वर्तमान स्थिति पर जानकारी देते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य है कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट और यथास्थिति हो जाए और चीन का 38,000 भारतीय भूभाग पर अनअधिकृत कब्जा है।
तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट शैलेंद्र दुबे हैं। अब सबसे पहले स्वागत है आपका शैलेंद्र जी। थैंक यू। शैलेंद्र जी, क्या ये कहना सही है कि हिंदुस्तान ने चीन के सामने अपने घुटने टेक दिए या फिर हिंदुस्तान ने चीन को अपनी जमीन गिफ्ट में दे दी है? क्या ये कहना जायज रहेगा? साक्षी जी, ये स्टेटमेंट बहुत ही नॉन सीरियस स्टेटमेंट है। इस तरह की बात करना ठीक नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग कर रहे हो। देखिए, सेना कोई एक व्यक्ति नहीं है। सेना जो इंडिया के अंदर जितने भी वर्क फोर्सेस हैं, उसमें से सबसे बड़ा वर्क फोर्स है वो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं, जिसमें थल सेना, जल सेना और नौसेना तीनों आते हैं। उसके बाद फिर आपका जो है रेलवे आता है। तो अब अभी आपने पूर्व में कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि हमारे थल सेना अध्यक्ष ने भी जो है स्थिति को स्पष्ट किया था कि हमारी किसी भी जमीन के ऊपर किसी भी तरह का चीन के द्वारा कोई कब्जा नहीं किया गया। एक्चुअल में है क्या कि LAC और LOC दोनों में जो फर्क समझने की आवश्यकता है। तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां से और जो चाइना के बीच में जो दोनों जो कंट्री जो सीमा है उसके बीच में एक नो मैंस लैंड एरिया है, जिसपे क्या है कि कोई भी परमानेंट एंगेजमेंट किसी भी कंट्री की तरफ से नहीं हो सकती। हाँ, आप पेट्रोलिंग कर सकते हैं जी, है ना। तो वो सिचुएशन के ऊपर जो है विवाद उत्पन्न हुआ था। ना तो चाइना इंडिया की कोई जमीन पर अभी तक कोई कब्जा किया था, और ना इंडिया तो खैर कभी अनैतिक इस तरह की गतिविधियां करता ही नहीं है। तो ये जो तमाम दौर की पिछले समय में जो वार्ता हुई थी और उसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार, अगर आप पूरी हिस्ट्री में देखें आजादी के बाद, तो सब देखो होता क्या है कि हर देश की जो कोशिश है ना, वो कोशिश ये है कि अपने को आर्थिक तौर पर मजबूत करना। तो सबका अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव होता है वो वही होता है कि हमें जो इकोनॉमिकली अपने को स्ट्रांग करना है। तो उसी डायरेक्शन में जो चाइना का जो सीमा विवाद जो कहिए आप, जब वो सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, चाइना का जो जितने भी नेबरिंग कंट्री हैं, इमीडिएट नेबरिंग कंट्री 14 कंट्री हैं, और उसके बाद जो सेकेंडरी हैं वो समवेयर अराउंड 20 हैं। तो कोई ऐसा देश नहीं है जिसके साथ चाइना की इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो। हर पड़ोसी देश चाइना से जो परेशान रहता है। तो लेकिन हाँ, ये भी एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, जब आप अनैतिक तौर पर किसी भी तरह से कोई प्रयास करते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इन कंपेरिजन टू जो रियल में कॉज के लिए कोई भी आगे आता है तो उसके कंपेरिजन में कम होता है। तो पिछले दिनों में इस बात को देखा भी गया है। तो ये जो स्टेटमेंट कि नहीं चाइना को जमीन दे दी गई है, ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। अगर जमीन देने की बात की जाए तो 1962 जो कि चाइना के साथ वॉर हुआ था, अक्साई चीन जो इतना बड़ा एरिया है, लगभग उसमें 37,000 स्क्वायर किलोमीटर, 37,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो भूभाग जो है वो किस रिजिम में दिया गया चाइना को? 1962 में दिया गया ना। उसके बाद भी अगर मैं ईयर वाइज अगर आपके सामने फैक्ट रखना चाहूं तो तमाम जो है चीजों को लिनियंट पॉलिसी के तहत जो है जो पूर्ववर्ती सरकारें उनके समय में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। लेकिन अभी जो ये गवर्नमेंट है इसके द्वारा, चाहे तो इकोनॉमिक फ्रंट पर हो, चाहे आपका फ्रंट ये आपका डिफेंस के फ्रंट पर हो, या आपका डिप्लोमेसी के फ्रंट पर हो, या आपका साइकोलॉजी जो फ्रंट है उसके ऊपर हो, गवर्नमेंट की तरफ से जो मूव्स लिए जा रहे हैं वो वेलकम करने वाले मूव्स हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ओवर द नाइट आप ये कहें कि नहीं, किसी को अगर आप जो है कड़ा संदेश देकर या वो तो चाइना कोई बहुत ईमानदार कंट्री तो नहीं है जो आपकी एक दिन बात कहने से ही एकदम मानने वाला है। कितने दौर की वार्ता हुई है जो है हमारे जो सेना के सीनियर लेवल के कमांडर्स उनके बीच में और उनके डेलीगेशन के बीच में। तो चीजों को ये सारा जो है ना रिफॉर्म जो है, चीजों को पूर्ववत आने में समय लगेगा। शैलेंद्र जी, हमारे साथ अंशु अवस्थी हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। अंशु जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अंशु जी, LAC पर सियासत लगातार जारी है, चाइना मान चुका है, लेकिन राहुल गांधी को यकीन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, आप अगर इससे पहले कई सारे जो हमारे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं उन्होंने भी इस बात को कहा था। आप याद करिए कि दिसंबर के समय जो अप्रैल के बाद की जो पोजीशन थी, तो फिंगर 4 तक भारतीय सेना का भारतीय जमीन थी और भारतीय सेना वहां तक पेट्रोलिंग करती थी। अभी जो नया सेटलमेंट है और जो डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है,
आप अगर उस शब्दों को गौर करें, उन्होंने कहा हमने काफी कुछ सुलझा लिया है लेकिन अभी भी बाकी है। तो कहीं न कहीं ये स्पष्ट है कि चीजें क्लियर नहीं है, क्या क्या क्लियरिटी हुई है। और जो फिंगर 3 तक ही पेट्रोलिंग की बात हुई है, तो निश्चित तौर से जो भारतीय भूभाग है फिंगर 4 तक, उसे कहीं न कहीं भारत सरकार की कमजोरी की वजह से, लाचार प्रधानमंत्री जी की वजह से हमको मजबूरन, सेना तो हमारी डटी है, हम सेना तो मजबूती से डटे रहे। सेना ने तो उनकी, आप समझिए कि चाइना को बिल्कुल ईंट से ईंट बजा दी, और जो कैलाश रेंज है उस पर कब्जा किया, उसको क्यों छोड़ा जा रहा है? फिंगर 4 तक हमारी पोजीशन थी जो वायलेंस हुआ इससे पहले, तो आखिर अब फिगर 3 तक क्यों रखा जा रहा है? देश जानना चाह रहा है, लोग जानना चाह रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ राहुल गांधी जी का सवाल नहीं है, ये पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं। आखिर कैलाश रेंज की चोटियों को जो हमने कब्जा किया अपनी पराक्रमी भारतीय सेना की हिम्मत से, लेकिन अंशु जी क्या आप ये नहीं मानते कि चाइना भी पीछे झुका है? चाइना ने घुटने टेके हैं फिंगर 3 तक। अंशु जी, देश के लोग जान रहे हैं। अंशु जी, आप एक 21 वर्षीय लड़की दिशा को आप गिरफ्तार करते, उससे आपको राष्ट्रीय ठीक खतरा है, ठीक दिखता है, है। ठीक है। अंशु जी, चीन यहाँ के बात सामने एलएसी आप की हो रही घुटने है टेकते हो। कि आप ये नहीं देश के लोग मानते समझ कि चुके हैं चाइना कि भी सिर्फ इस आप मुद्दे भाषण पर पीछे की झुका हैं। है, उसने घुटने टेके हैं, वो भी फिंगर 8 के पार पहुंचा है। अंशु जी, जी अंशु जी, सवाल मेरा ये है कि आप नहीं मानते कि चाइना भी पीछे झुका है, फिंगर 8 वाली पोजीशन पर वो वापस आया है? नहीं, वो तो अपनी उसी पोजीशन पे वापस आया जिसपे वायलेंस से पहले था, लेकिन हम अपनी पोजीशन से तो पीछे हट रहे हैं। हमारी पोजीशन, ठीक है, इसका जवाब हम डिफेंस एक्सपर्ट है हमारे साथ, उनसे ले लेते हैं कि अप्रैल 2020 वाली सिचुएशन क्या थी आखिर। ठीक है अंशु जी, 900 स्क्वायर किलोमीटर जमीन है, इसे क्यों छोड़ा जा रहा है, ये सवाल है। कैलाश रेंज को भारतीय सेना ने अपनी पराक्रम से कब्जा किया, उन चोटियों पर सफलता हासिल की, और कमजोर डरपोक बीजेपी सरकार की वजह से आज भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ रहा है। ठीक है। दुबे जी, सवाल ये है कि अप्रैल 2020 वाली स्थिति आखिर थी क्या? देखिए साक्षी जी, ऐसा है, मैंने पहले ही कहा है कि नो मैंस लैंड एरिया जो है उसको समझने की आवश्यकता है। जो फिंगर 4 से फिंगर 8 के जो बीच जो नो मैंस लैंड एरिया है उसको समझने की आवश्यकता है। और जो ये अभी कहा जा रहा है कि सेना फिंगर 3 पे जो आई है, जो राजनाथ सिंह के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, देखिए इसका मतलब ये नहीं है, अगर मान लीजिए मैं इस स्टेटमेंट को भी ठीक मैं समझ लूं एक थोड़े समय के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना की सेना जो है फिंगर 3 तक आ गई। एक नो मैंस लैंड एरिया जो है और आपका जो एरिया, उन दोनों में फर्क होता है। और वो जो विवाद है, जो सीमा का विवाद है, वो आज का नहीं है। मैंने पहले ही जिक्र किया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल, दोनों में फर्क है। एक्चुअल कंट्रोल तो ये है कि वहां से जहां से आप जो है अपनी पोजीशनिंग हमेशा के लिए एस्टेब्लिश करते हैं, जो चाइना की सेना और इधर इंडिया की सेना, और बीच में जो नो मैंस लैंड एरिया है, वो जब एक कुछ पॉइंट्स जो है, जब जहां इंडिया कवर करता है पेट्रोलिंग में कॉमन, और कुछ जो है चाइना कवर करता है, तो नो मैंस लैंड एरिया पे जो पोजीशनिंग है वो लाइन ऑफ कंट्रोल की जो पोजीशन है, इन दोनों को समझने की आवश्यकता है। तो इस तरह का ये कहना है कि नहीं डरपोक प्रधानमंत्री और उन्होंने दे दिया, अगर आपको इस तरह के प्रहार करने से पहले आपको इंतजार करना चाहिए। हो सकता है कि जहां तक मेरी उम्मीद है कि सेना अध्यक्ष का आपको जो है स्टेटमेंट आ जाएगा कुछ ही समय के बाद। तो इस तरह की जो गैर जिम्मेदाराना जो स्टेटमेंट है वो नहीं देनी चाहिए डरपोक प्रधानमंत्री। और इस तरह से प्रधानमंत्री देखिए देश के हैं, बीजेपी के नहीं है, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, हर पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट देकर ये कहीं न कहीं सेना के मनोबल को कम करने वाली बात है। और अभी चाइना के द्वारा जो है कोई 1 इंच भी जमीन पर जो किसी तरह का कब्जा नहीं किया गया। जो अगर आप अगर विपक्ष की बातों को ही मैं अगर मान लूं, तो चाइना जो नो मैंस लैंड एरिया में अगर आगे आया था, काफी मतलब फिंगर 4 तक जो या 5 तक जो आ गया था, तो जो कॉमन एरिया जो नो मैंस लैंड एरिया उस पर पेट्रोलिंग जो करने के साथ साथ जो उस पर अपना एक परमानेंट एंगेजमेंट की कोशिश की जा रही थी, अगर उस कोशिश को दरकिनार करते हुए अगर चाइना अपनी पूर्ववत पोजीशन पे वापस जा रहा है, तो उसको आप किस तरह से देखेंगे? जी,
तो आपको इंतजार करना चाहिए, बजाय इसके कि एकदम सीधा इस तरह का प्रहार करना वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ठीक है अंशु जी, आप कहना चाहते हैं कि देश की सेना ने चाइना के सामने घुटने टेक दिए हैं। क्या आप ये नहीं मानते कि चाइना भी जो है पीछे हटा है, फिंगर 8 पर पहुंचा है? मैं तो इसी बात को पहले भी कह रहा था, मैं अभी भी कह रहा हूं। भारतीय सेना में भारत सरकार के निर्णय की वजह से बहुत ही आक्रोश है। कितनी उन्होंने पराक्रम से उन चोटियों को कब्जा किया, चाइना को ईंट से ईंट बजा दी, और निकम्मी सरकार की वजह से आज भारतीय सेना गौरवशाली होने के बावजूद आक्रोश में है कि आखिर सरकार ऐसा निर्णय क्यों ले रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप उसको भारतीय सेना से न जोड़ें। ये भारत सरकार की कमजोरी, कायरता, विफलता की वजह से ऐसा हो रहा है। आखिर क्यों? हमारे देश की सेना पर पूरे देश के लोगों को भरोसा है, विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना है, और चाइना ने घुटने टेक दिए। आप देखिए, चाइना जो अभी 4 दिन पहले हमसे लड़ रहा था, सरेंडर हो गया। हमारे सैनिकों ने शहादत दी है इस झड़प में, गलवान घाटी में। लेकिन निकम्मी सरकार की वजह से आज सेना को तो मजबूरन पीछे आना पड़ रहा है। सेना में इस बात को लेकर बहुत ही आक्रोश है कि भारत सरकार निर्णय नहीं ले पा रही, सेना कहीं से भी पीछे नहीं हटना चाहती है। और नोमैंस लैंड की जो बात है, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि चाइना तो अपनी एज इट इज पोजीशन पर जा रहा फिंगर 8 पे, हम क्यों फिंगर 4 को छोड़ के फिंगर 3 पे आ रहे हैं? हमारी सेना जब पीछे हटने को तैयार रही तो सरकार क्यों कमजोर है, सरकार क्यों डर रही है? और जो भाषणवीर प्रधानमंत्री है, उनकी जो हिम्मत है, उनका जो 56 इंच का सीना है, दिख गया कि 56 इंच का सीना नहीं है, 56 इंच का पेट है। दिमाग और सीना जो है सिर्फ 1 इंच का है। अंशु जी, बीजेपी लगातार ये भी आरोप लगा रही है कि अपने समय में आपकी सरकार ने हजारों स्क्वायर किलोमीटर की जमीन गंवा दी थी और अब 1-1 इंच का हिसाब लिया जा रहा है। बिल्कुल लिया जाएगा। क्या प्रतिस्पर्धा चल रही है क्या? उस समय की जो कालखंड में जो परिस्थितियां थी, उस समय भी हमने कहीं पर भी सेना का मनोबल कमजोर नहीं किया। सरकार की जो है उसमें वो सरकार कहीं पीछे नहीं हटी। भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है। अलग बात है युद्ध में हम परास्त हुए, लेकिन हमने युद्ध लड़ा, लड़ाई लड़ी, हम कायरता से हमने घुटने नहीं टेके। आज की सरकार तो इतनी मजबूत सेना होने के बावजूद घुटने टेक रही। तब हमारे पास उस समय उस कालखंड में उतने आधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन भारत तब भी हिम्मतशाली था, गौरवशाली था। भारत ने घुटने नहीं टेके। भारत की वीर सेना ने अपनी शहादतें दी। भले हम युद्ध में परास्त हुए, लेकिन हमने हथियार नहीं डाले। आज की सरकार तो युद्ध से पहले ही हथियार डाल रही है, इतनी मजबूत विशाल सेना होने के बावजूद। उस समय की परिस्थितियों और इस समय की परिस्थितियों में आपको अगर लगता है फर्क है, तो आपको इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर कालखंड की अपनी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन आज कोई मजबूरी नहीं है। हम 1947 में आजाद हुए थे, देश आर्थिक रूप से कमजोर था, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा था। ठीक है दुबे जी, जवाब दीजिए। नहीं थे, उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं थी। पहले मजबूरी थी और अब मजबूरी नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मैं इसको करेक्ट कर दूं। अगर आप देखेंगे इकोनॉमिकली, जब इंडिया जो है जवाब सुन लीजिए अंशु जी, इकोनॉमिकली इंडिया की पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी। मैं 1947 की बात कर रहा हूं, जब इंडिया जब आजाद हुआ था तो इकोनॉमिकली इंडिया की जो पोजीशन थी वो बहुत स्ट्रांग थी। अब सवाल इस बात का आता है तो उसके बाद जो है, जो कांग्रेस के द्वारा मान लीजिए लगभग जब 62 में जब युद्ध होता है तो 3 दशक तक जब आप शासन करते हैं, जो है मतलब 3 टेन्योर तक जब आप शासन करते हैं, उसके बाद जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके बाद युद्ध में परास्त होने का मतलब क्या है कि आप 37,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन जो उनको हैंडओवर कर देंगे। उसके बाद भी अगर मैं आपके सामने आंकड़े रखूं, 2014 से पहले जो है तमाम जो है इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिनमें आपने जो गवर्नमेंट ने जमीन जो है उनको चाइना को जो दी है। तो इस तरह की क्यों हुआ है? कहीं ना कहीं देखिए, सेना जो है वही सेना तब थी, वही सेना आज है। तो आज अचानक कैसे मजबूत हो गई? सेना कोई एक व्यक्ति नहीं है, सरकार की जो नीतियां होती हैं। यूपीए के टाइम में जो है, जब सेना को जो हथियार खरीदने के लिए तमाम संसाधन होने चाहिए थे, पैसा होना चाहिए था, वो नहीं आप प्रोवाइड कर पाए। जो अब आज जब जो है पिछले 2014 से जो अगर मैं बात करूं तो तमाम जो है वेपन्स के एंड पे जो है, जो कैपिटल गुड्स के तौर पे जो तमाम सपोर्ट दिया जा रहा है गवर्नमेंट से, तो ये कहीं ना कहीं अप्रिशिएबल है।
हमारे पास जो थर्ड जनरेशन के जो फाइटर जेट होते थे कॉम्बैट जो है आज 4.5 और 5th जनरेशन के जो जेट हैं। कहने को तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं 2012 में हमने जो है वो डील कर ली थी, राफेल का मैं जिक्र कर रहा हूँ जो, लेकिन आपने अगर डील कर ली थी तो उसको मैच्योर क्यों नहीं किया? 2 साल 2012 में, मतलब जो कई कांग्रेस के प्रवक्ताओं का स्टेटमेंट होता है, मुझे बड़ी हैरानी होती है तो क्यों नहीं किया? क्योंकि सार्वजनिक तौर पे आप इस बात को नहीं स्वीकार कर सकते कि आपके पास, सरकार के पास उस समय पैसे नहीं थे। तो आर्थिक स्थिति जितनी खराब जो है यूपीए के रिजिम में हुई है उतने एनडीए के रिजिम में नहीं, अगर मैं तुलना करना चाहूंगा। आज हर एंड पे, चाहे वो हथियारों की खरीदारी हो, राफेल हो, S-400 हो, आपके चिनॉक हेलीकॉप्टर हो, तमाम मतलब राइफल्स हो, तो सेना को वेपन्स प्रोवाइड कराना और ये छूट देना कि आप जो है इमीडिएट जो वहां पे सिचुएशन है, जो वहां पे परिस्थितियां हैं, उसके मुताबिक जो है आप जो भी फैसला लेना चाहें वो ले सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल कोट करता हूँ। पिछले दिनों में जब हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को जब वहां पर जब वो हुआ था आपका एयर स्ट्राइक, तो आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मतलब पाकिस्तान ने आपको बाकायदा 48 घंटे के अंदर उसको जो है वापस किया हो? जो तो ये क्या चीज है? देखिए, वॉर जो है वो एक एंड पे नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फ्रंट पे जाके जो चाइना पे एकदम आक्रमण करते हैं। चाइना कोई जो है बहुत कमजोर कंट्री नहीं है, ये भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा जो है। तो इस तरह से आपको हर फ्रंट पे, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट हो, सबसे जो जरूरी है वो इकोनॉमिक फ्रंट है। मैं आपको एक आंकड़ा रखना चाहूंगा कि अप्रैल 2019 से लेकर और अगस्त 2019 तक के बीच में जो ट्रेड डिफिसिट होता था इंडिया और चाइना का, वो $22.6 बिलियन का था। सरकार के द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत की जो पहल की गई, उसका परिणाम ये हुआ कि अप्रैल 2020 से लेकर अगस्त 2020 के बीच में जो ट्रेड डिफिसिट है वो आपका $11.5 बिलियन का है। लगभग उसमें 45% की गिरावट आई है। तो मैंने कहा ना, ओवर दी नाइट ऐसा नहीं हो सकता। कमियां इधर भी हैं, ऐसा नहीं कि मतलब 100% मतलब जो है ये परफेक्शन जो है एनडीए गवर्नमेंट में है, नहीं, कमियां इधर भी हैं। लेकिन अगर मैं तुलना करना चाहूं तो यूपीए के कंपेरिजन में इनका जो है जो फंक्शनिंग का तरीका है वो काफी इफेक्टिव है और काफी बोल्ड डिसीजन लिए जा रहे हैं। चाहे वो 370 जो आर्टिकल है उसको जो है डाइल्यूट करना हो कश्मीर में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये प्रांत हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, आपका लद्दाख हो, आपका अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो। ठीक है अंशु जी, 70 साल में चाइना को हिंदुस्तान ने जो है चुनौती दी है, इसको एक मजबूत स्थिति के तौर पर क्यों नहीं देख पा रहे आप लोग? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे जितने डिस्कशन करिए, चाहे जितनी डिबेट करिए, मुद्दा सिर्फ ये है कि हम चाइना जब अप्रैल की जो पोजीशन है उसमें एडिटिव में जा रहा है जी। हम फिंगर 4 को छोड़कर फिंगर 3 पे क्यों आ रहे हैं? निर्णय सरकार का है, सेना कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सेना में आक्रोश है और इस आक्रोश को कई बार देखा गया, आपको याद होगा। सरकार के निर्णय कहीं न कहीं सेना की मनोस्थिति पर फर्क डालते हैं। आज सेना के अंदर बहुत ही आक्रोश है। उन्होंने जिस ऊर्जा और पराक्रम से कैलाश रेंज की चोटियों पर कब्जा किया, जिसकी वजह से चीन झुका, हम उन चोटियों को क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर क्यों? ये तो कहीं न कहीं दबाव है। समझौता भी अगर होता है तो बराबर में होता है। किस चीज का दबाव अंशु जी, किस चीज का दबाव है सेना के ऊपर? किस चीज का दबाव स्पष्ट कीजिए। मैं मानता कि समझौता बराबर का, ये सिर्फ नरेंद्र और बीजेपी सरकार का सरेंडर है। ठीक है, आखिरी कमेंट दुबे जी आपके साथ लेना चाहूंगी मैं। देखिए, अगर हमारे कांग्रेस के मित्र अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, उचित नहीं। मैंने पहले ही कहा है कि कांग्रेस, आपको इंतजार करना चाहिए सेना के ऑफिशियल स्टेटमेंट आने का। आप अगर मान लीजिए अभी कुछ घंटों में या मतलब कुछ दिनों में इस तरह का स्टेटमेंट अगर क्लैरिफिकेशन आता है सेना अध्यक्ष की तरफ से या और कोई सीनियर स्पोक्स पर्सन की तरफ से, उसका इंतजार करना चाहिए। क्योंकि आपको सेना पे ये कहें कि नहीं हमें सरकार पर नहीं है, तो ठीक है, आप राजनीतिक पार्टी होने के नाते आप सरकार पर भरोसा मत करिए, सेना पे तो करिए, करते हैं ना, उसका इंतजार करिए। रहा प्रश्न इस बात का कि नहीं जो है, तो मैं एक उल्लेख कर दूं, आपके तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी जो है वहां पर आपके चाइना की जो है जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ में जो समझौता करके आते हैं जो, तो वो क्या था जो है? ये तो इस तरह की घटना है। देखिए, आप अगर एलिगेशन लगाइए तो उसका कुछ न कुछ जो है वैलिड आधार होना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है, आपने प्रश्न उठाया तो उसका इंतजार करना चाहिए और उसके लिए आप जो प्रधानमंत्री को डरपोक कहना, कायर कहना,
मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा उग्र एग्रेशन वाली बात है। आपको थोड़ा संयम भी बरतना चाहिए और इंतजार करना चाहिए सेना के ऑफिशियल स्टेटमेंट आने का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र दुबे जी और अंशु अवस्थी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।